अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खुशी, मुसरत, शादमानी, फ़ख्र और इफ्तिखार के उन लम्हात से जिसे महसूस करते हुए मैं, आप और सोहनी धरती की मिट्टी से गूंदा हुआ हर शख्स मसरूर है। दादू से स्कर्दू, मर्दान से मुल्तान और तुर्बत से गिलगित तक हर चेहरा आज़ादी के नूर से दमकता दिखाई देता है। हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है, आँखों में रोशनी है और लबों पर सोहनी धरती के लिए दुआया नगमों की सतरंगी तितलियाँ हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस गुनगुनाहट के पीछे 10 मई के मार्का हक की वो घन गरज है जिससे नई दिल्ली लरज़ उठा था और नई दिल्ली अभी तक संभल नहीं पाया है। और फिर इन पुरसरत लम्हात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से ये कहा जाना कि हम भी पूरी कौम के साथ जश्न मनाएंगे, ये जश्न का दिन है, एहतजाज का नहीं। गोया उन्होंने पूरी कौम की सुन ली। इसी मुस्बत यू टर्न को हम अपने पैनल के सामने रखकर जानना चाहेंगे कि क्या पीटीआई ने राणा सनाउल्लाह की बात रख ली है और क्या इस मुस्बत रद्द अमल के बाद हुकूमत और पीटीआई में डायलॉग का इम्कान वाज़े होता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे पैनल को। साथ ही साथ कुछ जश्न आज़ादी के जो खालिस रंग हैं वो भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कौन मौजूद हैं मैं आपको बता देती हूँ। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं जी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार आज़म मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो लिंक ही पर हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नौशाद अली साहब ने और कराची से हमारे साथ इम्तियाज़ फ़ारान साहब मौजूद हैं। हमारे ब्यूरो चीफ़ के वहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ़ भी हैं न्यूज़ वन के लिए और साथ ही साथ हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ जो हैं काशिफ रफ़ीक साहब, वो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जश्न आज़ादी तो हम हर साल ही मनाते हैं काशिफ साहब, लेकिन अब की दफ़ा ज़रा धूमधाम जो है बिल्कुल अलग है। इसकी वजह क्या है हम सभी जानते हैं, बहुत हटकर लग रहा है अब की दफ़ा वाला ये जो जश्न है आज़ादी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब की दफ़ा जश्न आज़ादी का जश्न इसलिए मुख्तलिफ लग रहा है कि जो कौम डीमोरलाइज थी, कई सालों से पैनिक था, परेशानी थी, अब वो सारे का सारा पैनिक, परेशानी, डीमोरलाइजेशन जो है वो खुशी में बदल चुकी है। हमने इंडिया की मुसल्लत की हुई जहरियत का जवाब दे के इंडिया को जिस तरीके से डिफीट दी, ये साबित किया कि कौम इकट्ठी है, कौम का दिफा मजबूत है और कौम ने आज तक अपना पेट काट के जो भी अपने दिफाई एतबार से अखराजात किए, उस पर इनपुट की, उसने हमारी तवक्कुआत से बढ़ के जो है वो नताइज दिए। हमने ये तय कर लिया था कि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा ताकि भारत को और भारत के रहने वाले बासियों को पता लगे कि जो फ़ातह कौमें होती हैं, फ़ातह मुल्क होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं कि वो रकबे में ज़्यादा हों, वो तादाद में ज़्यादा हों। असल में मामला ये होता है कि उनमें यूनिटी कितनी है, उनका फोकस कितना है, उनकी पॉजिटिविटी कितनी है और उनकी डेवलपमेंट्स कितनी है। लिहाजा हम समझते हैं कि तमाम लोग, कौम, फ़ौज, सियासतदान सब एक पेज पे थे कि भारत ने हम पे जहरियत मुसल्लत की, उस जहरियत का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज जो हम 14 अगस्त की आज़ादी के जश्न, प्री जश्न शुरू हो गया है, आज 13 अगस्त है, तो उसकी वजह यह है कि हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम पुरअमन हैं, हम इस्तदलाल और मेज़ पे बैठ के दलाइल से बात करने को तैयार हैं, हम हकाइक पे बैठ के बात करने को तैयार हैं, हम सबूत की बुनियाद पे बात करने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम पे माजी की तरह मुस्तकबिल में भी कोई जारियत मुसल्लत की गई तो जवाब उससे ज़्यादा खौफनाक होगा और ज़्यादा तेज़ होगा। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जश्न का जो समा है, हमने जो कौम को इतनी मायूसियों में ले गए, हमें पॉजिटिविटी को देखना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क आगे की तरफ जा रहा है, ज़िंदगियाँ बेहतर हो रही हैं, मुल्क बेहतर हो रहा है और अल्लाह पाक करेगा, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस तरह मुस्तहकम होगा जैसे दिफाई तौर पर अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्तहकम है कि हमारी जो आम आदमी की ज़िंदगी है वो इससे ज़्यादा आसूदा होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की काशिफ साहब के, पीटीआई को भी इसका कुछ ना कुछ क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। मैं चाहूँगी कि इस पर भी ज़रूर आप कमेंट कीजिए, जिस तरह से उन्होंने एक और चले यू टर्न, लेकिन पॉजिटिव यू टर्न लिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासी एतबार से, सियासी बसीरत के एतबार से तहरीक इंसाफ के अकाबरीन ने बहुत अच्छा फैसला किया। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप कौमी त्यौहार को एहतजाज की नज़र कर दें और फिर आप में तलखी क्रिएट करें, अच्छा अमल है कि आए सारी कौम ये मैसेज कन्वे करे दुनिया को कि हम जो है वो इकट्ठे हैं। वैसे भी जो न्यूज़ वन है उसका स्लोगन है एक कौम एक आवाज़, और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के इस स्टेप के बाद ये जो मैसेज जाएगा कि पूरी कौम एक है, एक आवाज़ है कि मादरे वतन के ऊपर किसी किस्म की जहरियत के ख़िलाफ़ कोई तकसीम नहीं है। हमारे अपने इंटरनल इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं, कोई भी इख्तलाफात है जो किसी टाइम भी सेटल डाउन हो सकते हैं, लेकिन
जश्न आज़ादी के टाइम पे 14 अगस्त के टाइम पे जो है वो तमाम सियासी जमातों के कारकुनान जो हैं वो पाकिस्तान का झंडा लहराएं, पाकिस्तान के बैजेस लगाएं, पाकिस्तान की सालगिरह मनाएं, ना कि अपने अपने सियासी इख्तलाफात को उजागर करें जिससे दुश्मन को जो है वो बात करने का मौका मिले। ठीक है, सालगिरह का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया तो मैं अपने देखने वालों को भी, अपने पैनल को भी, और लाइक वी ऑल नो, अब हमारे ऑफिस में तो हमने सेलिब्रेट भी किया जी। आज काशिफ रफ़ीक साहब की भी सालगिरह है, और जब हम 13 अगस्त पे 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे थे तो साथ ही साथ हम लोग इनकी बर्थडे की भी, क्योंकि केक पे केक कट रहे हैं, अभी इस शो के बाद भी केक्स कट रहे होंगे, शो से पहले भी केक्स कटे हैं। तो नौशाद साहब, आप पहले तो मैं चाहूँगी हमारी कि विशेष भी काशिफ साहब को पेश कर दें हमारी तरफ से, हम सब पैनलिस्ट की तरफ से भी काशिफ साहब को सालगिरह मुबारक हो, और व्यूअर्स जब जी बिल्कुल, व्यूअर्स के काशिफ तरफ से भी सालगिरह की खुशियां बहुत बहुत मुबारक सालगिरह मुबारक। बहुत मुबारक हो काशिफ साहब आपको, बहुत और ज़बरदस्ती आपका तो जश्न आज़ादी फिर जो है वो तो ज़बरदस्त मज़ेदार हो जाता है। बहरहाल मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आऊँगी, पैनल भी जी आपको कह रहे हैं कि हमारी तरफ से भी काशिफ साहब को सालगिरह जो है वो मुबारकबाद उसकी दे दीजिए। मुझे आप ये बताइएगा नौशाद साहब कि तैयारियां तो हम भरपूर अंदाज में कर रहे हैं इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी एक मीठी सी खुशी दे रही है वो ये है कि वो भारत जो हमें पूरी दुनिया में तन्हा कर देना चाहता था, फैटिव हो, कोई और जगह हो, कोई बड़े प्लेटफॉर्म्स हो, कहाँ उसने हमारे खिलाफ बात नहीं की। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मार्का हक की कामयाबी के साथ साथ सिफारती महाज पर जिस तरह से भारत को हमने नाकाम किया है, और आज जिस तरह से भारत हमें अकेला खड़ा दिखाई देता है, इसकी भी कहीं ना कहीं हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारा दुश्मन है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ भी हम कोई ऐसी चीज़ करें, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो भारत ने जो गड़ा हमारे लिए खोदा था उसमें खुद गिरा है। नौशाद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं जो है पाकिस्तानी कौम उसको भी जश्न आज़ादी हम अभी दे देते हैं, एक तरह की उनको प्री, जिस तरह वर्ड इस्तेमाल किया था कि उनको मुबारकबाद दे देते हैं, क्योंकि एक्टिविटी तो चलना शुरू हो चुकी है। 1 अगस्त से हम लोग जश्न आज़ादी के उसमें मना रहे हैं जी जी। लेकिन ये जो एक खुशी होती है, एक जीत की खुशी होती है, जो हम जिस प्रोसेस में इस वक्त है वो जीत की खुशी है, और ना सिर्फ जीत की खुशी है बल्कि कई महाजों पर जीत की खुशी है। यानी एक दुबाला हो चुकी है ये खुशी, जिसकी वजह से आपके जो जज्बात हैं वो पहले से बहुत ज्यादा जवां हैं इस मामले के अंदर, कि आपको ये लगता है कि आपने अपने से कई गुना बड़े जो दुश्मन है उसको ना सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि चारों शाने चित कर दिया है, क्योंकि वो कई महाजों पर उसको शिकस्त हो चुकी हुई है, चाहे वो सफारती महाज हो, चाहे अस्करी महाज हो, चाहे बयानिए का महाज हो। ये सारी चीजें जो हैं वो उसके लिए अब इस वक्त हजीमत का बायस है थ्रू आउट दुनिया में। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, आज से 2 साल कबल हमारे यहाँ, आप लोग जानते होंगे, सैयद सरफराज शाह साहब हैं, बड़ी नॉन पर्सनैलिटी हैं। एक दफ़ा मैं उनके साथ बैठे थे किसी जगह, तो उन्होंने ये कहा कि ये प्रोसेस है, इसके बाद जो है हम पाकिस्तान जो है ना वो उसको अल्लाह ताला इज्जत से नवाजेगा, और फिर उसके बाद पाकिस्तान टेक ऑफ कर जाएगा। तो मैंने कहा टेक ऑफ तो हमने पहले भी कई दफ़ा किया। कहते नहीं, इस दफ़ा जो टेक ऑफ होगा फिर इंशाल्लाह उसके अंदर आपके ये जो तमाम मसाइल जिनको हम रोते हैं वो बेहतर हो जाएंगे। मुझे ये जो पाक भारत जंग है, यानी 10 मई से पहले तक उन बातों के ऊपर उस तरह से यकीन नहीं था जिस तरह से 10 मई के बाद था। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पिछली 14 अगस्त को मेरे समवेयर इनसाइड, ये जो आप कह रहे हैं ना, अंदर कहीं मीठी खुशी है एक जो महसूस होती है, इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पिछले 14 अगस्त को मेरे पास नहीं थी, लेकिन इस 14 अगस्त को जब मैं मनाने जा रहा हूं तो वो सारे चीजें मेरे साथ हैं। यानी मेरे साथ बहुत से बैजेस हैं जो हमारी पाक अफवाज की वजह से हमारे जो सीनों पे वो सजा दिए गए हैं। फिर मेरे पास उन जमहूरी कुव्वतें जो इस सारे प्रोसेस पे जब हालात बहुत बदतरीन रुख इख्तियार कर चुके थे, तो उस वक्त जो कुछ लोगों ने एफर्ट्स पुट की हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसी ने जिसने भी वो एफर्ट्स पुट किए हैं, चाहे वो इस मुल्क का ब्यूरोक्रेट था, सियासतदान था, या जमहूरी प्रोसेस के अंदर जो जमहूरी इदारे थे, उन सब के भी बहुत से जिसे कह लीजिए कि मेडल्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सीनों पे जो है ना वो तमगों की तरह सज गए हैं। चाहे वो सिफारती मामलात है, वजारत खारजा के लोग हैं, चाहे आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोग हैं, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिन्होंने दाखिली महाज पर भी कुछ कामयाबियां ऐसी हासिल की हैं। मिसाल के तौर पे जो एक नेक्सस था रॉ का
पाकिस्तान के अंदर तक काम करने वाला, उसको तोड़ने का मामला हो, उसको, और ये ठीक जो हो गया वाकया नौशाद साहब। फितना अल खवारिज जो है उनके नेटवर्क को तोड़ने का, उनको जवाब देने का, तो ये पूरा इस वक्त ओवरऑल जो है ना, आप यूं समझिए कि इस वक्त हम जो हमें हर महाज के ऊपर जो कामयाबी है वो हमें खुशी से सरशार किए हुए है। तो इस बार जो 14 अगस्त है वो इसी वजह से मनाई जा रही है। आप देखिए हर घर के ऊपर आपको झंडा लहराता नजर आ रहा है। ये एक अरसे से दहशतगर्दी ने जब से इस मुल्क का रुख किया, और फिर उसके बाद एक ये जो एहतजाजी सियासत और धरना सियासत का अमल शुरू हुआ, इसने ना कहीं लोगों को घरों में कैद कर दिया था और उनके अंदर वो खुशी लेकिन नहीं थी, अब की बार अभी से हम चेहरे देख रहे पे। हैं, आपकी अब बात वो- बिल्कुल सही है कि अगस्त की पहली तारीख से हम देख रहे हैं कि लोग हमें सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, बच्चे जो है वो झंडियां खरीद रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं, गाड़ियों को सजाया जा रहा है। बहुत पहले से हमेशा ही वैसे हम देखते हैं कि पहली अगस्त से अगस्त का महीना शुरू होते ही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब की दफ़ा अंदाज बहुत मुख्तलिफ है, ज़्यादा वालेहाना है। आज़म साहब, आप क्या देख रहे हैं? लाहौर तो वैसे भी जिंदा दिलान का शहर है, कहा जाता है कि जी वहाँ पर तो हर चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा उसमें जाकर मनाई जाती है। एक तो लाहौर में मुझे बता दीजिएगा क्या चल रहा है। दूसरा ये कहिएगा कि ये पीटीआई के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, ये जो मुस्बत रिस्पांस आया है उसकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये भी शहमगोइयाँ होने लगी हैं कि शायद इसके बाद डायलॉग का भी कोई इम्कान पैदा हो सकता है पीटीआई के साथ। ऐसा है आज़म साहब? बहुत शुक्रिया आसमा। देखें, जब भी 13 अगस्त आती है तो, बल्कि 13 क्या कि जब भी अगस्त का महीना आता है तो वो जो एक बचपन की याद है, वो जो हम स्कूलों में जाते थे झंडा लिए, कौमी तराना पढ़ते हुए, तो वो एक जज्बा जो है फिर से जवान हो जाता है। आज़ादी का जज्बा जो है वो एक मुनफरद एहसास लिए हुए है। रवायती तौर पर हम 14 अगस्त को सब्ज़ झंडों, रोशनियों और मिली नगमों के साथ मनाते हैं, लेकिन आसमा इस मंजर में इस बार एक ऐसी कामयाबी मौजूद है जिसे सुनहरी रूप में अगर लिखा जाए तो मैं समझता हूँ कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती। वो है जंग जीतने की कामयाबी। और जब आप जंग जीते हैं तो आपका हौसला, इत्तेहाद वो बढ़ता है। और इस बार हम ये जो आज़ादी मना रहे हैं, ये जो 14 अगस्त कल हम जिसको मतलब सेलिब्रेट करेंगे, एक फातेह कौम के तौर पर मना रहे होंगे। दूसरी तरफ आसमा, ये भी हकीकत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जंग जीतने के बाद जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। मैदान में दुश्मन को शिकस्त देना पहला कदम है, मगर असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। वो इम्तिहान जिसमें रियासत अवाम को मिलकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना होता है। जंग के बाद अमन को कायम रखना, आसमा मईशत को बहाल करना, मुआशरती इत्तेहाद को मजीद मजबूत करना एक बड़ी आजमाइश है। रियासत की जिम्मेदारी इस मौका पर दुगनी हो गई है कि वो एक तरफ सरहदों की हिफाजत का तसलसल जो है उसे बरकरार रखे, और दूसरी तरफ दाखिली इस्तेहकाम के लिए इंसाफ, रोजगार, तालीम और फलाही इकदाम को यकीनी बनाए ताकि अवाम को वो रिलीफ मिल सके जो बरसों से उसे नहीं मिला। एक चीज। दूसरी चीज आपने पूछी कि इस बार तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया था कि वो 14 अगस्त को एहतजाज करेगी, मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर ये बड़ी अहम पेशरफ्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वो 14 अगस्त को उनकी जमात जो है वो आज़ादी की खुशियां मनाएगी। तो आप बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर डायलॉग हो सकते। देखिए, आपने अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी होने का सबूत देना। पॉलिटिकल पार्टी होने का मतलब ये नहीं है कि आप रियासत के अगेंस्ट बंदूक उठाकर उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप डायलॉग करेंगे, आप नेल्सन मंडेला की तरह 30 साल बाद करें। तो ये डायलॉग्स होते दिखाई दे रहे हैं आपको फिर आज़म साहब? देखिए, अभी शामुल कुरैशी साहब रिहा हुए हैं, परवेज लाई साहब भी ग्राउंड में हैं, तो चीजें जाहिर है कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी लेवल पे डायलॉग की तरफ बढ़ेंगी। आपने कहीं ना कहीं से बेनिफिट ठीक हो लेना है। गया। इम्तियाज साहब, आप देख रहे हैं चीज़ें डायलॉग की तरफ बढ़ रही होंगी। ये सारा मामला जो वो है, खासतौर पर 14 अगस्त पे जिस तरह से ये बात की गई है कि ठीक है जश्न मनाने के लिए हम लोग भी बाहर निकलेंगे, एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे। बहुत बड़ा एक यू टर्न, मुस्बत यू टर्न। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मस्बत है, और अगर ये जश्न मनाने के दौरान भी मस्बत रहे और कहीं अब अगर कल ये कारकुनान पाकिस्तान का ही झंडा लेकर निकले और नारा भले किसी लगाए, नारा पाकिस्तान के साथ साथ, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये पॉलिटिकली अनाउंसमेंट, चूंकि हमने एक पॉजिटिव, एक आपने यू टर्न कहा है तो हम इसको पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन अगर ये स्ट्रेटेजी के तौर पर लिया गया है तो फिर जाहिर है कि हम फिर 15 अगस्त को या आइंदा मंडे ट्यूसडे को जाहिर है फिर कोई और भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन देखें, ये इस रियासत की स्ट्रेटेजी का भी रिजल्ट है। शाह महमूद कुरैशी के कदम बाहर निकालते ही पीटीआई में भी बड़ी तब्दीली आई। अब तहफ़्फ़ुज़ात के तौर पर आई हैं या आएंगी या किसी और वजह से आएंगी, तो ये आप और हम गुफ्तगू करते रहेंगे, अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे कि क्या क्या
क्यों किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। एक अच्छा यू टर्न है, बिल्कुल सही कहा आपने, और अल्लाह करे ऐसा ही यू टर्न रहे, क्योंकि बल्कि तीनों हमारे पैनलिस्ट ने जो बात कही है कि जमहूरियत में, सियासत में ऐसा ही होता है। इसी तरह की बात की जाती है, बदतरीन दुश्मन, बदतरीन सियासी मुखालिफ जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर सकते हैं, तो जैसे काशिफी कहता है, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए, और जो गुज़िश्ता हफ्ते आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में आपके हम लोगों ने कहा था कि जी चार्टर ऑफ यूनिटी भी होना चाहिए, ताकि हम सब यूनिटी के साथ लेकर आगे बढ़ें। और ये वाला साल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो देखो आसमा, हम तो 72 वाले हैं और 313 वाले हैं। तादाद हमारे सामने काउंट नहीं करती, ना ही कोई दुश्मन की तैयारी बेशक, हमारे बेशक। सामने काउंट करती है, क्योंकि हमारा जज्बा शहादत है, और जहाद में पहली चीज शहादत होती है, और वो गाजी जो है वो हमारे तमगा कांधों पे लग जाता है। लेकिन हम शहादत के लिए, कोई भी किसी भी मार्के में जाते हैं तो शहादत के लिए ही जाते हैं, मगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, बहुत बड़ी कामयाबी। और उससे और कहीं इसी आगे कामयाबी को हम कल सेलिब्रेट कर रहे होंगे। नौशाद भाई भी कह रहे थे, इंशाल्लाह आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, तो पहले दिन से कर रहे हैं। जो नौशाद भाई ने एक बात की थी, जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही है कि पूरी दुनिया में जो ये आपने भी कहा था कि तनाई में ले जाना चाहता था हिंदुस्तान, आज वो अपने दाम में सयाद बन के बिल्कुल जी, मैं भी एक ब्रेक ले रही हूँ, और हम हिंदुस्तान की बात कर रहे होंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि मोदी सरकार जो है उसकी एक और नौसरबाजी जो है भारत के अंदर वो पकड़ ली गई है। बहुत बड़ी एक नौसरबाजी करने जा रहे थे, इनफैक्ट कर भी ली थी, लेकिन पकड़े जा रहे हैं बहुत सारे और मामलात में जिस तरह से उनकी पकड़ हो रही है। अब की बार क्या हुआ है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं इसको। वेलकम बैक जी। मिसल मशहूर है कि बंदे पर बुरा वक्त आए तो ऊंट पर बैठे सवार को भी ठोकर लग जाती है। नरेंद्र मोदी का भी ऐसा ही बुरा वक्त चल रहा है, बल्कि चल नहीं रहा, आकर ऐसा ठहरा है कि चलने और टलने का नाम नहीं ले रहा। मोदी सरकार को एक्सपोज पर एक्सपोज किए जा रहा है। कोई दिन नहीं जाता कि मोदी सरकार की पकड़ी जाने वाली नौसरबाजी मीडिया को चीखती चिल्लाती हेडलाइन न दे। कांग्रेस की जानिब से वोट चोरी की शवाहिद सामने रखने के बाद बिहार की वोटर लिस्ट से 1 करोड़ वोटर्स के नाम गायब होने का इंकशाफ सामने आया है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की समाअत के दौरान समाजी कारकुन योगिंदर यादव ने अदालत में उन 2 मुर्दा अफराद को पेश भी किया जो वोटर लिस्ट में मुर्दा थे। योगिंदर यादव ने अदालत के सामने इंकशाफ किया कि वोटर लिस्टों से निकाले जाने वाले अफराद की तादाद 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही आज सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत की कलई भी उतर चुकी है। एक रिपोर्ट ये बता रही है कि सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी की मशहूरी के पीछे नौसरबाजी है। मोदी जी के 40 से 60% परस्तार जाली हैं। इस सूरत हाल में मोदी जी का इमेज धड़ाम से ज़मीन पर आ रहा है और कांग्रेस की मुहिम में जोर पकड़ता जा रहा है। क्या अपोजिशन की मुहिम आने वाले रियासती इंतखाबात में नताइज पर फर्क डाल सकेगी? क्या बीजेपी के राज सिंहासन के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है, या अभी बीजेपी फिर मुस्लिम दुश्मनी का कार्ड खेलकर किसी सूरत बच निकलने का इम्कान रखती है? काशिफ साहब, आप मुझे बताइएगा, ये जो वोट चोरी का इल्ज़ाम है ये तो भारतीय वज़ीर आज़म के गले पड़ गया सर। सिविल सोसाइटी के योगिंदर यादव हैं, अब वो तो बिहार के 1 करोड़ वोटों के गायब होने का इंकशाफ कर रहे हैं। ये भी ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी चीज़ है, 1 करोड़ वोट। देखें, ये इस बात की दलील है कि मोदी साहब ने जो पहलगाम का वाक़या रचाया, जो ड्रामा, जो फ़िल्म लिखी, जो उनकी फ़िल्म फ्लॉप हो गई, और बदले में उनको पाकिस्तान से सुबकी का सामना हुआ, दिफाई एतबार से मार पड़ी। अब उनका तो पिछले 11-12 साल से रिकॉर्ड है कि जब इलेक्शन हो पाकिस्तान के साथ जारियत की बात करो, पाकिस्तान के साथ एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा लॉन्च करो, ऑपरेशन झूठा सच्चा लॉन्च करो और अपना इलेक्शन जीत जाओ। अब ये वाली फ़िल्म उनकी पिट गई। उन्होंने कहा अब क्या करें, इलेक्शन तो जीतना है। तो उन्होंने कहा जी वोटरों को गायब करा दो, वोटरों को मुर्दा करार दे दो और वोटर्स को आगे पीछे कर दो ताकि मैं किसी भी सूरत में बिहार का इलेक्शन जीतूं। हाँ। ये इस बात की कवि दलील है कि अगर बिहार का इलेक्शन वो हार जाते हैं और उसके बाद अगली जो 5 रियासतें हैं, 6 जिनमें इलेक्शन होने हैं 26 मई 26 तक, तो उसमें भी अगर वो इलेक्शन लूज़ कर जाते हैं तो फिर मोदी सरकार नहीं बचेगी। अब मोदी सरकार के साथ जुड़े हुए वो कारोबारी लोग, वो अनेक्सेस, वो किसी भी सूरत में मोदी को इलेक्शन जितवाना चाहते हैं, हुकूमत में रखना चाहते हैं। उन्हें पता है अगर मोदी की हुकूमत वहाँ से आउट हो गई और वहाँ पे किसी और जमात की, जो कि कभी इम्कान है कांग्रेस और उनके तादियों की हुकूमत बन जाएगी, तो फिर उनके जो मफादात हैं उनके ऊपर गजन पहुँचेगी। अब मोदी को जो है वो एक किस्म का खुद घेरा पड़ चुका है।
खुद अपने जाल में फंस चुका है। एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिका नहीं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात दुरुस्त नहीं, वोटरों की चोरी पकड़ी गई। इसका मतलब ये कि ग्रेजुअली मोदी साहब के खिलाफ जो है वो घेरा तंग हो रहा है। और एक और बात, खुद मोदी कहते थे कि 70 साल की उम्र में बंदे को रिटायर होना चाहिए सियासत से, और आगे पीछे रिटायरमेंट करीब है। अब देखना ये है कि मोदी साहब जो कल तक जिस बात का खुद लोगों को बात करते थे कि 70 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, खुद वो रिटायर होते हैं। क्या वो सेफेस्ट एग्जिट लेते हैं या नहीं लेते? सो मैं ये समझता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें, पाकिस्तान पे जारियत हो, अमेरिका के साथ तनाव हो या कोई और मामला हो, मास व इसराइल के मोदी के साथ इस टाइम कोई नहीं खड़ा। और उनका असल मकसद जो है वो बिहार का इलेक्शन जीतना है, वो किसी भी तरीके से जीतने की कोशिश करेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नौशाद साहब जैसे इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है वो भी मिला हुआ है मोदी के साथ, क्योंकि जो वोट घपला है इस पर बड़ा कमज़ोर रिस्पांस है इंडियन इलेक्शन कमीशन का। तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे भी हुकूमत के साथ कोई ना कोई गठजोड़ जो है हो चुका है वहाँ के इलेक्शन कमीशन का? सर यकीनन गठजोड़ था, तो ये इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो उसके उनके देखे ना डेथ सर्टिफिकेट्स इशू हुए होंगे, वो इलेक्शन कमीशन को पेश किए गए होंगे, चाहे वो रीजनल ऑफिस हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो ऑफिस हैं, वहां पे ये सारा कुछ जो है ये मिली भगत से ही हो सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा तादाद को मेरे ख्याल में 56 लाख वोटर तो मुसलमान है। ये बड़ी उसके अंदर एक डिफरेंट वो है जिसके अंदर आप सोचते हैं कि जी ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों किया गया और उन्हें क्यों बाहर रखा गया, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट हैं मुस्लिम्स वहां के, उनके ऊपर जो जुल्म रवा रखा जा रहा है अकलियतों के साथ, वो जो है उनके वोटर्स अगर वो निकाल देंगे तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिशियरी जो है वो बीजेपी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये थोड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, बतौर जर्नलिस्ट हमें देनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो चुका है। 10 मई को इलेक्शन हार चुका था मोदी, बिहार का इलेक्शन भी और उसके बाद आने वाले तमाम इलेक्शन 10 मई को हार दिए थे। क्यों हार दिए थे? उसकी बहुत सी वजूहत है। देखिए, होता यह है कि आप गोदी मीडिया से लेकर रियासत के तमाम सतूनों को वो आपके साथ एक जगह इंटीग्रेट होते हैं। वो आपने शेर सुना है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, क्योंकि ये जो कुछ मोदी साहब के साथ हो रहा है इसकी परवरिश एक्चुअली उन्होंने बरसों की, इंटरनेशनल लेवल पे भी और जो आपका जो डोमेस्टिक लेवल पे भी। आपका ख्याल है कि जो अमेरिकी इंतजामिया है, कोई एक ट्रंप का मामला नहीं है, वहां अकेला सदर किसी चीज को फैसला नहीं करता। ये सारी ब्रीफिंग्स जो मोदी साहब के अगेंस्ट या इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, वो सारी ब्रीफिंग्स दी जा रही होंगी और पाकिस्तान की तरफ से भी ब्रीफिंग दी गई होगी, पाकिस्तान के बारे में भी और भारत के बारे में भी। उनके सामने सारे उन ब्रीफिंग्स के बाद एक फैसला किया गया कि भारत के साथ जो है ना उसको अपना कट टू साइज करना है, क्योंकि वो उनकी उस सपोर्ट का नाजायज फायदा इंटरनेशनली उठा रहा था और उससे सुबकी अमेरिका को हो रही थी। अब क्योंकि लीग ऑफ नेशंस में ये प्रॉब्लम होती है। अब ये जो काम उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे भी किया है, जो कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान से भी आ गए। आपने तो पाकिस्तान बनाया हुआ था कि पाकिस्तान में तो हर सड़क के ऊपर सड़क है ही नहीं, वहां पे तो यतीम फिरते हैं जिनके सर पे कपड़ा कोई उनके वो पहनते भी कुछ नहीं है, वो ऐसे ही फिर रहे होते हैं, वहां तो है ही कुछ नहीं, वो तो एक बदबूदार सा इलाका है जहां पे इंतहाई को झुग्गीवास टाइप लोग रहते हैं। ये इमेज डेवलप किया था गोदी मीडिया ने, तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि जो मोदी है वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं। क्यों? इसलिए कि 10, 12, 15 गुंडे लेकर आप एक इलाके को जो है ना वो खौफ में मुब्तला रख सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जब वोट की बारी आएगी तो फिर वो सारी कुव्वतें उठ खड़ी होंगी जो मोदी की वजह से सप्रेस थी और वो मोदी के खिलाफ बोल नहीं सकती थी। अच्छा, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन में कोई ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। मैं आपकी तरफ आऊँगी इम्तियाज़ फरहान साहब। सर, ये जो इल्ज़ामात जिनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं वोटर्स के हवाले से, वोटर लिस्टों के हवाले से, अगर ये सारे इल्ज़ामात सच हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रही होंगी, और अगर ये साबित नहीं भी होते हैं फिर भी ये इलेक्शन जो है मुताज़े नहीं होगा? दूसरा सर, मुझे बता दीजिएगा कि भारत अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात जो हैं वो अभी तक मामूल पर नहीं आ सके हैं। भारतीय डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो गैर रिवायती सदर से वो मुकालमा नहीं कर पा रही है। सर, इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह तो सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो मार्का हक है। जब फातेह कौम होती है तो उसके हवाले से एटीट्यूड पूरी दुनिया का तब्दील होता है। ईरान के हवाले से भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है, जो अभी धीमे लहजे में डिस्कस हो रहा है। कभी लाउडली भी डिस्कस होगा कि उसमें क्या यानी कि पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया था। देखिए, सिर्फ अगर आप ये देखेंगे तो वहाँ सिर्फ सदर ट्रंप की बात नहीं है। अब जो कल से एक चीज चल रहा है वो वहाँ के वजीर खजाना के हवाले से जो फाइनेंस को डील करते हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बड़ी तनकीद सामने आई है मोदी साहब के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, कि जो उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी, कारोबारी एक्टिविटी उसके ऊपर। और गुज़िश्ता रोज जो एक बहुत फोकल तरीके से स्टेटमेंट आया था वो ट्रम्पसी का,
तो उसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आ गई थी। लेकिन दर हकीकत देखें, अगर आलमी तौर पर कोई एब्स काउंटर था और किसी के ऊपर बैन था, तो वो मोदी था, चाहे वो यूके हो या यूएसए हो। जब वो इक्तदार में आए तो ये उनके ऊपर से जो पाबंदी थी वो हटाई गई। तो जाहिर है माजी तो अच्छा नहीं है इनका। जो बूचर ऑफ द गुजरात कहते थे वो भी गलत नहीं है। तो अब जैसे काशिफ कहते हैं, तो ये बिहार के इलेक्शन से ही लगता है ये बाहर हो जाएंगे हिंदुस्तान सही। की पॉलिटिक्स से, जो कि एक सूरत हाल सारी की सारी नजर आ रही है। लेकिन जो अमेरिका के हवाले से आपने अभी हम जिक्र कर रहे हैं ना, तो जो हमारे फील्ड मार्शल का विजिट है वो भी एक बहुत बड़ा मार्का है। अगर आप देखें तो मार्का हक के बाद या 10 मई के बाद अब जो हम 10 अगस्त और 11-12 अगस्त की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा मार्का, वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ हुआ है कि हम 19% पे हैं और वो 50% पर है। अब लेकिन जैसे हमारे पैनलिस्ट हम सब बात कर रहे जी, थे, जी। अब ये हुकूमत की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि माहौल जो है उसको इकोनॉमिकली पॉजिटिव में कैसे तब्दील करते हैं, कि इकोनॉमिकली पूरी दुनिया में हमारे लिए एक विजन बढ़ गया है, तो हम उसको गेन कैसे करते हैं। जो नौशाद साहब ने सैयद बादशाह की बात बताई थी, सरफराज शाह साहब की, तो डेफिनेटली उन्होंने अप्रैल और मई का ही कहा था, और उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने हिंदुस्तान से मार्के का भी जिक्र किया था कि पड़ोसी जो नेबर कंट्री है उससे हमारी कोई झड़प भी हो सकती है। ठीक हो गया सर। उसके बाद ये उन्होंने बड़ा economically इंपॉर्टेंट भी पॉइंट आपने शाह साहब उठाया को कहा था। है, टैरिफ वाला। अब इम्तियाज साहब, हुकूमत की जानिब से अच्छा सिर्फ एक आसमा हो जी, प्लीज कि प्लीज एक सर। और इल्जाम, ये इल्जाम आप और मैं नहीं लगा रहे, खुद उनके अंदर लगा रहे हैं, उनके अंदर से। और ग्रुप ने जो इल्जाम लगाया, जो भी आप सोशल मीडिया का बोल रही थी, तो वो भी एक पूरा देखे ना, 64 मिलियन उसने आउट किए जो बूट से या जाली सोशल मीडिया अकाउंट से। बिल्कुल, मैं उस पे जी आज़म जी की तरफ आना चाह रही हूँ, लेकिन एक और बड़ा अहम पॉइंट आपने इसमें डिस्कस किया, ये टैरिफ वाला। आज़म साहब, हम देख रहे हैं कि बीजेपी को एक और परेशानी ज़ाहिर है टैरिफ की भी है, और भारत में हम अमरीकी एशिया के बॉयकॉट की मुहिम भी चलती देख रहे हैं। इस मुहिम से आपको लगता है कि मेड इन इंडिया को मिलने वाली जो सपोर्ट है वो इतनी हो सकती है कि भारत के एक्सपोर्ट का जो खसारा उसको हो रहा है वो किसी तौर कम किया जा सके? और दूसरा सर, जैसे इम्तियाज़ साहब ने फरमाया, सोशल मीडिया पर मोदी जी की जो 40 से 60% परस्तार झूठे निकले हैं, जाली निकले हैं, तो इससे आपको नहीं लगता कि मोदी जी का इमेज जो है वो और ज़्यादा ख़राब हुआ है भारत के अंदर, और अपोजिशन इससे फ़ायदा उठा सकती है? देखिए आसमा, बिहार में जो ये वाकया हुआ है कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब करने का जो एक वाकया हुआ है, ये इस हकीकत को वाज़ह करता है कि मोदी सरकार के नजदीक जमहूरियत महज एक दिखावा है। असल मकसद हर कीमत पर इक़्तिदार का तसलसल है। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब बीजेपी हुकूमत पहले ही पाकिस्तान से हालिया जंग में शिकस्त के बाद शदीद अवामी और आलमी दबाव में। आसमा, जंग में नाकामी ने मोदी को मैं समझता हूँ नाकाबिल शिकस्त होने के उस बयानिए को जमीन बोझ कर दिया जो हमेशा से वो लगाते आए थे, जिसका जिक्र खान साहब ने भी किया। अब इंतखाबी मैदान में शिकस्त के खौफ ने उन्हें जमहूरी अमल के कत्लेआम पर मजबूर कर दिया है। आसमा, इसमें सबसे शर्मनाक जो किरदार है वो इलेक्शन कमीशन का है। जिस इदारे का काम गैर जानबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाना है, वो मोदी सरकार का सियासी हथियार बनकर अवाम के बुनियादी वोट के हक को छीन रहा है। कि सिर्फ बिहार के अवाम के साथ नहीं है आसमा, बल्कि पूरे भारत की जो जमहूरी रूह के साथ एक गद्दारी कर रहा है मोदी सरकार। और दूसरी आत्मा, ये इस बात का भी मुंह बोलता सबूत है कि मोदी सरकार के तमाम बड़े नारे, चाहे वो जमहूरियत के हो, शफाफियत के हो या तरक्की के हो, वो महज खोखली सियासी मुहिम्मात थी। पाकिस्तान के हाथों जंगी शिकस्त और अंदरूने मुल्क अवामी एतमाद के बहरान ने बीजेपी को इस और महज फिर पर जो मुंसलिक सिफारती किया है। सतह पर जिस तरह से हम देख रहे हैं हजीमत जी, उठा रहा है हर बिल्कुल। जगह से, वो बैन अवी तौर पर जो हजमियत उसने उठाई, डिप्लोमेटिकली जब वो अकेला हुआ, तो अब वो इस नहज पर पहुंच गया है कि वो इक़्तिदार के लिए मोदी सरकार हर हद पार करने पर आमादा हो रही है, चाहे उसकी कीमत भारत की आलमी साख और जमहूरी तशक्कुस की कुर्बानी ही क्यों ना हो। ठीक हो गया। जो भारत को कहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, उसके अंदर अलमिया ये है कि 1 करोड़ वोटर जो है वो लिस्टों से गायब कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ टैरिफ की बात की, जाहिर है टैरिफ का बहुत बड़ा प्रेशर है। देखें, भारत बहुत बड़ी मार्केट है और ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि भारत जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है टैरिफ की मद में। इसलिए टैरिफ जब ज्यादा हुआ तो मोदी सरकार बुखलाई नजर आ रही है और उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करें, और वो हर वो इकदाम, जैसे मैंने पहले कहा, वो करना चाह रहे हैं जिससे
भारत के अंदर उनका इक़्तिदार बचा रहे, लेकिन ये बचेगा नहीं है। आपको लगता है कि ऑपोजिशन के पास एक बड़ा मौका है अभी भारत में और इसको अवेल किया जाएगा उसकी तरफ से? देखिए आसमा, ये अपोजिशन के पास तो मुझे नहीं ये पता मौका है कि नहीं, क्योंकि अपोजिशन को भी तो बड़े प्रॉब्लम्स है ना, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है कि भारत में कांग्रेस ने जो राहुल ने यात्रा की थी, जोड़ यात्रा जिसे कहते हैं, उसने बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी को साथ मिलाने के लिए एफर्ट की, लेकिन अभी तक उसको वो उस तरह से कामयाबी नहीं मिल हासिल सका हो पाई है जो उसे चाहिए था। तो देखें, मोदी सरकार को इस वक्त ऑपोजिशन से ज्यादा भारतीय अवाम की तरफ से जो है वो जूते पड़ने का इंतजार सामने ठीक हो गया। नौशाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर आप? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो मेड इन इंडिया वाला मामला है ना, ये कामयाब नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि भारत की जो मंडी है वो उसने उस तरह से ओपन नहीं रखी हुई दीगर ममालिक के लिए, और ट्रंप साहब का एक्चुअल प्रॉब्लम भी उनके साथ यही है कि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन आप हमें मंडी की एक्सेस नहीं देते। वो एक्सेस ही डिमांड कर रहे थे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। नहीं जाएगा जो वो वाला मामला है। ब्रेक लेना है मुझे। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कौमी असम्बली से, जहां मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 जो है उसे मंजूर किया गया। इस बिल में क्या कुछ है ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 जो है वो आज कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया, और इस बिल के तहत मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने की मजाज होंगी। असम्बली में सवाले से JUI की जानिब से तरमीम के हक़ में वोटों पर एतराज़ किया गया था, जिस पर स्पीकर ने दोबारा गिनती कराई और गिनती के बाद बिल की हिमायत में 125 और मुखालिफत में 45 वोट आए। मौजूदा हालात नाज़रीन, इसमें दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए ये कानून एक बहुत बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि अपोजिशन ने अपने खदशात का इजहार किया है। इस हवाले से हम अपने पैनल से जानना चाहेंगे कि क्या अपोजिशन और JUI के जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किसी भी शख्स को 3 माह के लिए हिरासत में लिए जाने का ये जो एक फ़ैसला लिया गया है, ये जो हालात हैं इनके तनाजुर में सही फ़ैसला है? काशिफ साहब देखें, हमेशा अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर ये प्रेसिडेंट मौजूद है, इसकी बहुत सारी मिसालें भी हैं कि जिस हुकूमत ने जो कानून साजी की देर या बजल्द, वही हुकूमत उससे मुतासर हुई। इमरान खान साहब की हुकूमत में बहुत सारी कानून साजी ऐसी की गई, बाद में ख़ुद उनकी पार्टी उसकी नज़र हुई। माजी में नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारी मिसालें हैं। अब हमारा मसला यह है कि हम चूँकि पार्लिमान को सुप्रीम मानते हैं, हम समझते हैं आइन जो है वो सुप्रीम है। अब पार्लिमान में अक्सरियत, अददी अक्सरियत की बुनियाद पे एक कानून साजी कर ली गई है। तलाल चौधरी साहब फरमाते हैं कि चूँकि मारूजी हालात ऐसे हैं कि हमें ये तरमीम करनी पड़ी। अब इस तरमीम पे अगर एतराज़ है तो वो भी कानून साजी को अनडू करने का पार्लिमान ही रास्ता है, लेकिन चूँकि वो पास हो चुकी हैं, अब जब ये इम्प्लीमेंटेशन होंगी तो अल्टीमेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम को फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि मकसूद शक की बुनियाद पे किसी को उठाने में ये तखसीस नहीं है कि उसमें कोई सियासतदान नहीं होंगे, कोई सहाफ़ी नहीं होंगे, वकील नहीं होंगे, आम शहरी नहीं होंगे, जिनके ऊपर शक होगा कि उनकी एक्टिविटी मशकूक है, सहूलतकारी के ज़ुमरे में है, किसी ज़ुमरे में उनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेन किया जा सकेगा। अब कानून बनाने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि आज आप अपनी कुर्सी, अपने इक़्तिदार, अपनी अद्दी अक्सरियत की बुनियाद पे आपको ये ज़ोम है कि आप जो भी कानून साजी कर रहे हैं उसमें आप मुबर्रा हैं और मुखालफिन यानी कि अपोजिशन जो है वो इसके ऊपर इसका इतलाक़ होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये दोनों अतराफ़ पे होगा। कानून साजी मिन हैसुल कौम होती है, वो किसी फैक्शन के ऊपर नहीं होती, और इस कानून साजी के जो इम्पैक्ट है वो आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें हुकूमती अरकान किस कदर बीच में आते हैं। आज़म साहब देखिए आसमा, मामूल का एजेंडा मनसूख करके कौमी असम्बली से बिल मंजूर करवाना, मैं समझता हूँ इस बात की निशानदेही है कि हुकूमत और रियासती इदारे इसे फौरी नागज़ीर समझ रहे हैं। बज़ाहिर इसका मकसद, जैसे काशिफ ने भी बताया, दहशत गर्दी के खतरात से निपटना और सिक्योरिटी इदारों को मजीद इख्तियारात देना है। लेकिन आसमा, जैसे आपने भी जिक्र किया कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़ेर बहस एक शिक है वो है बगैर मुकदमा 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार। वो न सिर्फ बुनियादी शहरी हकूक बल्कि आइनी आज़ादियों के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान है। काशिफ ने इसके ऊपर जिक्र किया है, मैं इसकी वजाहत कर दूं
ऐसे कवानीन सबसे बड़ा खतरा ये होता है आसमा कि ये सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ नहीं बल्कि सियासी मुखालफिन, सहाफ़ियों या रियासत पर तनकीद करने वाले शहरियों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। माजी में पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में कौमी सलामती के नाम पर बनाए गए कवानीन ताकत के गलत इस्तेमाल का शिकार हुए भी हैं और हमने देखा भी है और यही खदशा इस बिल के बारे में भी मौजूद है। अगर आसमा आखिरी बात मकसद वाकई दहशत गर्दी का खात्मा है तो इसके लिए शफाफ अदालती निगरानी, वाज़ेह शवाहिद और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त हिफाजती इक़दाम ज़रूरी हैं। वरना मैं समझता हूँ आसमा ये तरमीम जो है दहशत गर्दों से ज़्यादा जमहूरी इक़दार और इंसानी हकूक़ के लिए ख़तरा बन सकती है। आखिरी चीज़, इससे पहले हमने, आपको याद होगा केपी के अंदर जब स्वात ऑपरेशन चल रहा था तो हमने ऐसी तरमीम की थी कि स्पीडी ट्रायल के लिए हमने 2 साल के अंदर अंदर दहशत गर्दों को उन कटहरों में लेके आए, उनको सजाएं दी। अगर इसका मकसद ये है फिर तो बड़ा ठीक है, वगरना तो इसका मकसद वही है जो मैं आपको बताया। नौशाद साहब, आपके ख्याल में भी कि इतनी उजलत में ये नहीं करना चाहिए था, पार्लियामान में बहस होने दी जाती तो शायद फिर इस पर इतनी ज़्यादा तनकीद ना हो रही होती अपोजिशन की जानिब से जैसे अभी हो रही है? नौशाद साहब, आपको नहीं लगता कि मुल्की हालात वाकई इतने संगीन हो चुके हैं कि फ़ौरन से ये बनना चाहिए था और अब इस पर अमल भी होना चाहिए ताकि सिचुएशन कुछ बेहतर हो पाए? नहीं, अगर फौरन भी करना था तो भी मैं समझता हूं कि बहस जरूर कराई जानी चाहिए थी और सेर हासिल बहस होनी चाहिए। वो पार्लियामान से जब कोई चीज मंजूर हो जाती है तो वो आपका कानून बन जाता है। और जो इस तरह काशिफ साहब ने कहा या आजम साहब ने कहा कि ये अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज हो, या ये आपने देखा था पिछले दिनों जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है वो रिलीफ लेने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अगर वो भी किसी ना किसी तरह किसी फाइनेंशियल टेररिज्म के साथ मामले के अंदर उनको भी उठा लिया जाए तो फिर मामला कुछ और हो जाएगा। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एमपीओ भी कोई इस तरह की चीज है और उसे ये जो सारे लोग हैं एमपीओ उसको पसंद नहीं करते हैं। एमपीओ के तहत काम किया जाता है, लेकिन ये अगर आप दहशतगर्दी की हद तक रखेंगे, ये तो आप अमल दरामद के बाद आपको समझ आएगा कि एक्चुअली इसका मकसद क्या था। बज़ाहिर तो ये दहशतगर्दी से रिलेटेड है और ये जो अभी हमने ऑपरेशन शुरू किए हैं, अभी केपीके के अंदर आपने बाजौड़ और ये शुरू किए हैं, ये उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इसके अंदर मामूली सी भी जिसे कह ले को विक्टिमाइजेशन हुई और वो इसको गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल किया तो फिर ये अपनी अफादियत खो देगा, फिर इसका कोई फायदा नहीं। और ये बात भी दुरुस्त है, ये बात मैं काशिफ साहब की उससे एग्री करता हूं कि हमारे यहाँ कवानीन जिसने बनाए हैं ना वही उसके गले का फद्दा बने। इम्तियाज फरहान साहब, आप ये सोच लेना चाहिए। आप कराची में मौजूद हैं, ज़ाहिर है जब आप तक भी ये खबर पहुंची, आपको पता चला तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या था? वही जैसे काशिफ साहब सोच रहे हैं, जैसे आजम साहब फरमा रहे हैं कि ठीक है अगर तो आपने खालिस्तान इसी मकसद के लिए। जी जी जी, फरहान से फरमाइएगा। मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहा हूँ, क्योंकि कराची को अगर आप बात करेंगे ना तो यहाँ पर जो एक एक फैमिली को जो डंपर उड़ा देता है, मार देता है, उस पर कत्ल खता की FIR होती है जो काबिल जमानत है। और जो लोग रिएक्ट करते हैं और अगर डंपर को आग भी लगाते हैं उसमें कोई इंसानी जान जाया नहीं होती, उन्हें दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार किया जाता है, उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं, उनके वालिदैन की, उनकी फैमिली की खवातीन की तजलील की जाती है और मुख्तलिफ थानों में जब रखा जाता है तो उसी डंपर माफिया के लोग आके थाने के अंदर मारते हैं लोगों को और इज़्दाद दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होते हैं। वो तो इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन ये जो मुकदमा है अस्मा, इस हवाले से देखें, ये हो रही है पाकिस्तानी फोर्सेस की बातचीत। पाकिस्तान एक्शन प्लान के 20 नुकात उठाएंगे, यही चीज मिलेगी उसके अंदर। उसमें फौजी अदालत भी मिलेगी जिसको एक मुद्दत के लिए तमाम सियासी जमातों ने मंजूर भी किया था। पीका ऑर्डिनेंस के अंदर आ जाए, पीका ऑर्डिनेंस में भी यही है कि जो तहकीकाती इदारा है वो आप बगैर किसी शक की बुनियाद पर भी काम कर सकता है। और अगर कोई मुद्दई नहीं है जो प्रॉपर मुद्दई है कानून की शक्ल में, आप अगर मैं और आप अभी सुप्रीम कोर्ट जाए कोई केस लेकर, सुप्रीम कोर्ट मेरी आपकी एप्लीकेशन उड़ा देगी, वो कहेगी कि आप रेलेवेंट पर्सनालिटी नहीं है, मुतासरा फरीक नहीं है, तो आप क्यों आ गए। लेकिन पीका के अंदर मुतासरा आप हैं या नहीं है, कोई और दूसरा मुतासरा है आप जा सकते हैं उसके अंदर, वो भी चल रहा है इस मुल्क के अंदर। और जिस कानून के अंदर ये तरमीम लाई गई है वो भी बहुत उसमें वसअत है कि उसमें भी जो गिरफ्तार, लेकिन इस कानून से कम से कम हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर फोर्सेस उठाएंगी किसी को 3 माह तक अपनी कस्टडी में रखने की मजाज होंगी तो उसकी एंट्री होनी चाहिए। एंट्री होगी तो 3 महीने पता चलेंगे। वैसे कराची में क्या था सर? वैसे कराची में क्या था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस पहले भी मुश्तबे शख्स को हिरासत में लेती रही है ना। कराची का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो रेंजर्स को भी इख्तियार हासिल था, जिसके बाद वहाँ दहशतगर्दी का जिन जो है वो काफी काबू में आया था। अभी भी है,
तो फिर इस पर एतराज अभी भी है। तो नहीं और होना ये चाहिए ना, हमारी एतमाद हमें कोशिश करना की बात चाहिए। होती है। नहीं, बिल्कुल मुझे एतराज नहीं है, मुझे एतराज नहीं है। मैं इसको कहता हूं कि ये 3 महीने के लिए मुद्दत जब शुरू होगी कि जैसे जब उसको गिरफ्तारी शो कर दी जाएगी, फिर 3 महीने तक रख सकेंगे। अब ठीक ये है। कि बगैर मुकदमा, ये भी एक अच्छी बात है। अगर 3 महीने तक वो बंदा कस्टडी में रहकर अगर बेगुनाह साबित हो जाता है तो उसमें क्या फर्क देखिए पड़ता है? आसमा, अभी ये देखें ना, जी 9 जी, लाख के आजम साहब कुछ मुकदमात कह रहे हैं। जो फौजी अदालतों में जाने थे, तो फौजी अदालतों में जाने थे, आज मुकदमात के फैसले कहां से आ रहे हैं? इज़दाद दहशतगर्दी से। तो एहतियातन अगर स्टेट कोई मुकदमा कोई लेजिस्लेशन करके रखती है तो मैं समझता हूं कि हमें उसको फॉलो इस अंदाज में करना चाहिए कि हम उस पर वॉचडॉग हो या उसको मॉनिटर करें, कि वरना तो अभी भी दर्जनों मुकदमात चल रहे हैं, मुकदमात हाई कोर्ट में, आजम सुप्रीम साहब कोर्ट में, ठीक हो गया, मिसिंग ठीक हो गया पर्सन्स सर। के। आजम साहब और कुछ उसमें फरमा रहे यही हैं। होता है। मैं तो इसको, मैं इस कानून को सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे कानून इस्तेमाल हो जाते हैं शख्सी आज़ादियों के खिलाफ, सहाफ़ियों, वकला के खिलाफ। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि हमने एक बहुत बड़ी जंग जो है वो लड़ी है, BLA जो फितनतुल खारिज हिंदुस्तान है, KP के अंदर। तो हमें ऐसे कवानीन की ज़रूरत है जहाँ पर हम उन टेररिस्ट को पकड़ सके। यहाँ पर ये होता है 24 घंटों में आपने किसी को पकड़ा और उसे अदालत में पेश कर दिया, अदालत उसकी जमानत दे देती है। वो कहते हैं अदालत को, अगर आपने हमारे बंदा ना छोड़े तो हम आपके घर को तबाह कर देंगे। तो ऐसे कवानीन के लिए रियासती इदारों को मजबूत होना जरूरी है। लेकिन जो फसाद मैंने काशिफ साहब ने तो और आजम निशात साहब, आप ने ये डिस्कस कहना किए, चाह रहे हैं कि ये वो जो सिर्फ तरमीम हुई ये है, इससे सिक्योरिटी फोर्सेस को जो कानूनी मुश्किलात आती थी उसमें कमी हो सकेगी? जी, उसमें कमी हो सकती है। देखिए, और ये कमी होनी भी और चाहिए। जो मेरा और काशिफ साहब का, निशात साहब का यही पॉइंट है कि ऐसे कवानीन की मौजूदगी जो है रियासती इदारों को मजबूत करती है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में। ठीक हो गया। इम्तियाज साहब कहिएगा, फिर मुझे आगे बढ़ना है अच्छा, सर। मैं ये कह रहा था कि आसमा एक 144 बड़ा कॉमन वो जी जी कानून है, जी जी। जिसमें जी मिलावट भी और पता नहीं, उसके ऊपर भी हमें डिबेट करनी चाहिए। वो तो इतना वुसअत है उसके अंदर कि किसी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, 4 लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते, हाँ। मिलावट के खिलाफ भी, वो भी, उससे भी बहुत मिसयूज किया जाता है। ये तो एक बड़ा केस है, लेकिन 144 तो कॉमन है, हर डिप्टी कमिश्नर उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, और जो कि मिसयूज करता है किसी को भी चालान कर सकता है, किसी को। तो लेजिस्लेशन पे बात होनी चाहिए, मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये वाला कानून जो है ये हमारे फोर्सेस की स्ट्रेंथ का बाइस बनेगा, दहशतगर्दी के अगेंस्ट जो एक्टिविटी है उसका, और जो भी गिरफ्तारी होगी, जो कस्टडी में लिया जाएगा उसको शो किया जाएगा, रिकॉर्ड पर शो करेंगे तो आएगा। और अगर वो यानी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा तो जाहिर है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। ठीक है काशिफ साहब, अभी तो मेरे ख्याल में फिर अगर ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, अगर कोई भी गिरफ्तारी होती है, वो गिरफ्तारी डाल दी जाती है, लाइक बता दिया जाता है कि ये बंदा जो है ये हमारे पास है, हमारी कस्टडी में है और हमें इस पर शुबा था, वो बताया जाए ना बताया जाए उसकी डिटेल, लेकिन ये बता दिया जाए कि हमारे पास है, तो फिर तो इस कानून में कोई मजायका नहीं है सर। देखिए, किसी कानून में भी मुजायका नहीं है। हाँ। लेकिन जिस उजलत में आपने कानून साजी करवाई, जिस तरफ निशात साहब ने इशारा किया, अगर आप पास अद्दी अक्सरियत मौजूद है, कानून जो है वो पाकिस्तान के इदारों को स्ट्रेंथन करेगा, कानून में कोई मुजायका नहीं है, तो आपको बहस जल्दी क्यों कराने है? में क्या प्रॉब्लम तो आपको जल्दी क्यों है? आपने क्यों गैर महसूस तरीके से, यानी कि आपने कसम खाई हुई है कि आपने हर सही काम को ऐसे डोबियस तरीके से, ऐसे तरीके से मशहूर करना बना है देना कि उसको इशू बन जाए वो। भाई आप देखें ना, आपके पास 125 वोट है, मुखालफिन के 40 वोट है, अद्दी अक्सरियत आपके पास मौजूद है। आप उन्हें कहें आईजी डिबेट करते हैं, 3 घंटे इजलास चला रहे, 4 घंटे चला रहे, वैसे भी तो आप अपनी मर्जी से इजलास चलाते हैं। अच्छा, अगर आप इस पर इस्तदलाल ले लेते, तकारीर करवा लेते, चीज़ें करा लेते, शायद इसमें कोई लोक पलक ठीक हो जाती। सियासतदानों का काम है डिबेट करके अच्छी से अच्छी चीज़ को आवाम के फलाह बहबूद के सामने लेके आना। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपने ऐसे उजलत में कानून क्यों बनाया, जिसने एक अच्छे खासे कानून को, जिसकी पॉजिटिविटी सारे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपके अमल ने उसको डोबियस कर दिया। मेरा तो सवाल किया, और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बाकी अहबाब जो हैं वो भले इसके हक में जो मर्जी इस्तदलाल दें, मैं ये कह रहा हूं कि ये कानून पास हो गया। ये कानून जब एनफोर्स होगा और उसके बाद इसके जद में जो जो आएगा, और उसके बाद यही सियासतदान होंगे, ये मेरी बात लिख लीजिएगा, और फिर ये कहेंगे कि ये कानून साजी गलत होगी। जैसे आज कहते हैं ना 18वीं तरमीम में ये चीज़ें गलत हो गई, जिसको अंडू करना चाहिए, फिर कहेंगे जी इसमें ये चीज़ें गलत हो गई, हमें इसको रिव्यू करना चाहिए। वही आप मेरी बात कर लें। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया काशिफ रफ़ीक साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, आज़म मलिक साहब और इम्तियाज़ फ़रहान साहब, आप कराची से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। कल 14 अगस्त का जश्न मनाते हुए हम आपसे मिल रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।